नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद संडे स्पेशल सीरीज के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कब भारत में शुरू हुआ और अब उसकी क्या पोजीशनिंग है, इस वीडियो के अंदर अपन सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारी एनालिटिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके नॉलेज के ग्राफ को बढ़ाती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नीचे कॉमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि भाई भारत के अंदर अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग हैं और इन तमाम लोगों का अलग अलग पर्सनल लॉस है। अब जब भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होता है तब भारत के जो ये तमाम लोग हैं अलग अलग धर्मों के, इनके जो पर्सनल लॉस है खारिज हो जाएंगे और सभी लोग जो हैं एक ही लॉ के अंदर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर कई डिबेट्स होती हैं, कई इर्द गिर्द बातें होती हैं। सबसे पहले बात हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक पक्ष बैठा और वो कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और दूसरा पक्ष बैठता है वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। जो पक्ष बैठता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में वो था हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर, के.एम. मुंशी। ये सब कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में होना चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, उस पक्ष के अंदर बैठे थे पोकर साहिब, इस्माइल साहब। ये दोनों जो है माइनॉरिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। इसी के साथ ही लिसनर्स की बात करें तो इस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लिसनर्स बैठे थे जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर। ये बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू और बी आर अम्बेडकर दोनों ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में थे। इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर अपन बी आर अम्बेडकर का स्टैंड देखें तो बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि भाई मेरे को जो है वास्तविकता का पता है, एक हकीकत कंडीशन के भारत के बारे में पता है। हकीकत कंडीशन ये थी भारत की कि भाई भारत के अंदर लॉजिक भले ही सही हो लेकिन सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। भारत के अंदर हो सकता है ये लॉजिक सही हो कि एक कानून होना चाहिए, हो सकता है ये सही हो कि अलग अलग धर्मों के लोगों के अलग अलग कानूनों के पर्सनल लॉज को हटा देना चाहिए, सब लोग जो है एक कानून में आने चाहिए। लेकिन सेंटिमेंट्स का क्या, अलग अलग धर्म के लोगों के पर्सनल लॉज का क्या, उनके सेंटिमेंट्स का, उनके सेंटिमेंट तो हर्ट हो जाएंगे। तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भाई अभी जो अपन सेफ साइड खेलते हैं, इसको जो है डीपीएसपी में डाल देते हैं, आर्टिकल 44 में डाल देते हैं। भविष्य में जब भी जरूरत होगी तब जो लोग बैठे होंगे वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत के अंदर एप्लीकेबल कर लेंगे। आर्टिकल 44 के तहत ये कहते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ना एक दिन भारत के अंदर एप्लीकेबल इंप्लीमेंट होना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपनों को देखने को मिलती है डिबेट हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधारी लोगों में और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज करने वाले लोगों के बीच। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स है वो ये बताते हैं दोस्तों कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर भारत के अंदर एप्लीकेबल हो जाता है तो भारत के अंदर जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी। कई जो धर्म है उनके पर्सनल लॉज को अगर अपन देखें तो ये बताते हैं, उसके अंदर ये देखा जाता है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसको ज़्यादा महत्व दी जाती है। जो वुमेन्स हैं उनको जो है डिग्रेडिंग पोजीशन पर रखा जाता है और जो मेंस हैं उनको जो है ज़्यादा पावर्स दी जा रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल हो जाता है तो तमाम पर्सनल लॉज के जो लॉ हैं वो हट जाएंगे और महिलाओं को भी जो है ज़्यादा हक मिलेंगे, महिला को जो है ऊपर आएंगी। और जेंडर इक्वालिटी की इसमें बात की गई है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल हो जाता है तो। अब अगर अपन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रियम्बल के अंदर, भारत के प्रियम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है कि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है। इसके हिसाब से भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज तो होनी चाहिए जो कि सेकुलरिज्म के आइडिया को भी सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ आर्टिकल 44 जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर असेंबल्ड है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, जो वो भी सपोर्ट करता है कि एक ना एक दिन जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के अंदर होना चाहिए। आगे बढ़े तो ऐसा बताया जाता है कि यूनिटी भी जो है भारत के अंदर बनेगी। जैसे कि नारा दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन का, वैसे अब नारा दिया जाएगा वन नेशन वन लॉ का, और यूनिटी जो है भारत के अंदर मेंटेन रहेगी। पक्षपात के खिलाफ लोग जो है ज़्यादा खड़े नहीं होंगे, ना ही पक्षपात देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही ये भी देखा जाता है कि जुडिशरी का जो बर्डन है वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंट होने के बाद में कम हो जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि कई केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े रहते हैं क्योंकि वो जो है अलग अलग धर्मों से रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर जो है अलग अलग धर्म के लोगों से राय लेनी पड़ती है। उसके बाद उसके वो जो केस है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल हो जाता है भारत के अंदर तो ऐसे जो तमाम केस हैं वो जो है जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे और जल्दी केस सॉल्व होएगा। जुडिशरी के ऊपर बर्डन कब पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन नेगेटिव आर्गुमेंट्स के ऊपर। नेगेटिव आर्गुमेंट जो है भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा असर डालने वाले। भारत की सरकार भी हो सकता है इस तरीके आर्गुमेंट को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट ही ना कर पाए भारत के अंदर। आगे बढ़े तो अपनों को देखने को मिलता है सोशल चीज़ों के अंदर देखें तो ये देखने को मिलता है कि भाई एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम रहेगी। काफ़ी समय से जो है भारत के अंदर जो है पर्सनल लॉस का खेल चला है, पर्सनल लॉस से जो है लोग आदी हो चुके हैं। लेकिन अब जब भारत के अंदर पर्सनल लॉस को हटा दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, तब लोगों को एक्सेप्ट करने में समस्या आएगी, एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम होगी। अब जब एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम होगी तो जनता जो है सवाल करेगी सरकार से। अब जब सरकार जो है अड़ जाएगी अपने मुद्दों पे कि भाई नहीं हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा कर ही रहेंगे,
तब सरकार के खिलाफ जो है जनता प्रोटेस्ट करेगी। और वही देखने को मिला है जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन किसान आंदोलन जो था वो कुछ लॉस पे था, कुछ बिल्स पे था, लेकिन ये जो होगा रिलीजन के बेसिस पे हो। इसलिए हो सकता है कि कुछ रेडिकल और कम्युनल लोग इस चीज़ को, प्रोटेस्ट को टेक ओवर कर लें। अगर प्रोटेस्ट बढ़ता है और इस चीज़ को कम्युनल वायलेंस में बदल दें, तो ये देखिए चीज़ आप कितनी आगे बढ़ गई, कम्युनल वायलेंस तक पहुंच चुकी। अगर सरकार के विरुद्ध लोग आते हैं तो, पर अगर अपन और नज़र डालें तो ये देखने को मिलता है कि भारत जो है हिंदू मेजोरिटी कंट्री, अब इसके अंदर जो है कुछ माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ ये सोचेंगी कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल करने के बाद में जो सरकार है ये चाहती है कि भाई हमारे हक छीन लिए जाए, भारत को जो है हिंदू राज्य बना दिया जाए। हो सकता है भारत की मौजूदा सरकार की विचारधारा देख के भारत के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो ये भी सोचें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हो सकता है जो शरिया लॉ के जो लॉज हैं उनको ज़्यादा जो है चेंज कर दिया जाए, और जो हिंदू लॉज हैं उनको जो है थोड़ा कम चेंज कर दिया जाए। इसलिए जो है माइनॉरिटीज़ के बीच में जो है माइनॉरिटीज़ कन्फ्यूजन स्टेट में रहेंगी, और हो सकता है माइनॉरिटीज़ भी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर दे। इसी के साथ ही एक और नेगेटिव आर्गूमेंट यहाँ पर उठता है, वो ये है कि हो सकता है कि जनता ये सवाल करे सरकार से कि भाई आर्टिकल 25 भारत के अंदर ये कहता है कि भाई आपको पूरी छूट है अपने धर्म को खुले आराम से फॉलो करने की, लेकिन आप हमारे पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा रहे हो और कह रहे हो कि भाई अपने धर्म के इन पर्सनल लॉज को फॉलो मत करो। लेकिन हमारा धर्म जो है वो कह रहा है कि भाई आप इन पर्सनल लॉज को फॉलो करो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा के इन पर्सनल लॉज को मिटा रहे हो, तो ये क्या आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं है? सरकार से ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कई सुप्रीम कोर्ट केसेज में जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहते हैं कि भाई अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है देश के अंदर इंप्लीमेंट करने की, अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश के अंदर इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। जैसे कि शाहबानू केस है, शाहबानू केस के अंदर ही शाहबानू जो थी वो अपने पति के खिलाफ लड़ रही थी, उसका पति जो है उसको ट्रिपल तलाक दे देता है और तलाक करके उससे अलग हो जाता है। अब जो है शाहबानू को अपना जीवन का गुजारा करना था, उसको पैसा चाहिए था, तो अब वो पैसा कहाँ से लाए? तो ट्रिपल तलाक के जरिए वो ये बोलते हैं कि भाई अब उसका पति उसको पैसा नहीं दे सकता। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में एप्लीकेबल करो, और जो है शाहबानू के पति को उसको पैसा देना पड़ेगा। इसके साथ ही कई और ऐसे केसेस थे जैसे कि सल्ला मुडगल केस, जिसके अंदर पार्लियामेंट को कहा गया कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की जांच करिए, उसको एप्लीकेबल करने की कोशिश कीजिए। यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, जिसको अपन सबरीमाला केस भी कहते हैं, इस दौरान भी कहा गया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो है डिमांड उठने लगी कि भारत के अंदर ये एप्लीकेबल होने चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आखिर में एक सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि क्या भारत के अंदर सरकारें वाकई में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं? देखिए मुद्दा ये है, तर्क ये है कि भारत के अंदर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। खूब सारे लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरे रिलीजन के अंदर ये इस पर्सनल लॉ को छेड़ा जाए, उसके जो है सेंटिमेंट हर्ट हो जाएंगे। तो क्या भारत की वर्तमान सरकारें, क्या भारत के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को छेड़ना चाहती हैं या नहीं छेड़ना चाहती? अब दोस्तों इस वीडियो को एंड करते वक्त मैं आपको एक स्टेटमेंट कोट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ कमीशन की, जो साल 2018 में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नीडेड नॉर रिक्वायर्ड। ये कहा था भारत सरकार ने। भारत के अंदर वही 2018 में वही सरकार थी जो आज के तारीख में भारत के अंदर सरकार है। तो आप सवाल कीजिए अपने आप से, मैंने आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता दिए, अब आप सोचिए, इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि क्या भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।